पट्टी खुले। अगर ये पोल पट्टी खुली तो दो फायदे होंगे आपके देश को, या तो ऐसे एमपीज भागकर विदेशों में बस जाएंगे, वो हिंदुस्तान की धरती छोड़ देंगे, और ऐसे लोग जितनी जल्दी देश की धरती छोड़े उतना अच्छा, या फिर उनमें अगर हिम्मत होगी तो पार्लियामेंट में ये बिल पारित होगा और सारा पैसा विदेशों से भारत के बैंकों में आएगा। और आप वो पैसा भारत के बैंकों में लाएं, इसके लिए साल 1.5 साल लग जाएगा, क्योंकि स्विस बैंकों के कानून इतने टेढ़े हैं कि उसमें कागज पत्री करने में ही साल 1.5 साल लग जाता, बोफोर्स के कागज लेने में 7-8 साल लग गया। तो ऐसा हो सकता है। तो उसका एक और बढ़िया तरीका यह है कि आप वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के डायरेक्टर को चिट्ठी लिख दीजिए। क्या चिट्ठी लिखिए? वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के अकाउंट भी स्विस बैंकों में है, तो उनके डायरेक्टर को चिट्ठी लिखिए कि जितना हमारा कर्ज आपके ऊपर बाकी है वो सब आप हमारे उस अकाउंट से विड्रॉ कर लीजिए, हमको आपसे अब कोई डीलिंग नहीं करनी। तो अगर हमारा विदेशी कर्जे का सारा निपटारा हो सकता है तो ये 75,000 करोड़ हर साल बचेगा जो बर्बाद हो रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में, और ये 75,000 करोड़ अगर बचता है और सरकारी खर्चों में आप कटौती लाते हैं तो देश की सरकार के पास इतना सफिशिएंट अमाउंट है कि उसमें वो देश चला सकते हैं। इसलिए कुछ भी दिक्कत नहीं, आसानी के साथ ही हो सकता। और आप पूछें कि राजीव भाई आप ये कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो यूटोपियन टॉक है, मैं आपको ताजा उदाहरण देना चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसको जायरे की सरकार ने लागू किया है अपने देश में। जायरे साउथ अफ्रीका का एक देश है, बहुत गरीब देश है। वहां एक प्रेसिडेंट था जिसकी अभी गद्दी चली गई, कुर्सी चली गई, उसका नाम था मोबुटू। मोबुटू महान करप्ट आदमी। उसने क्या किया? सारा देश लूट लिया, विदेशी बैंकों में पैसा जमा कर दिया अपने अकाउंट में। क्रांति हो गई, राजनीतिक क्रांति हो गई, सरकार चली गई, सत्ता चली गई। जायरे में नई सरकार आई, आते ही सबसे पहला कानून जायरे की सरकार ने यही बनाया कि मोबुटू की जितनी संपत्ति विदेशी बैंकों में है वो सब राष्ट्रीय संपत्ति है, और उसने घोटाला करके ये पैसा विदेशी बैंकों में भेजा है। जैसे ही जायरे की पार्लियामेंट से ये कानून पारित हुआ, वैसे ही 3 दिन के अंदर स्विस बैंक के अधिकारियों की चिट्ठी उनके पास आ गई, जायरे गवर्नमेंट के पास, और उस चिट्ठी में लिख कर आया कि मोबुटू का 56 लाख स्विस फ्रैंक, 56 लाख स्विस फ्रैंक हमारे बैंकों में पड़ा हुआ है, जिसको हम आपको देने को तैयार हैं, आप हमसे एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। जायरे की सरकार ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है, और जायरे की सरकार ने कह दिया है कि ये सारा पैसा आप आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को दे दीजिए, जिससे हमारा सारा प्रदेशी कर्ज उतर गया। तो जायरे की सरकार ने कर लिया है। और इस साल जायरे की सरकार, आपको जानकारी दूं, इतना ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है कि इस साल जायरे में जो बजट आया है वो 0 टैक्स वाला, पहली बार। और वो कह रहे हैं कि 3-4 साल के अंदर हम देश का नक्शा बदल देंगे। और ये जो जायरे ने किया है, ये काम एक बार फिलीपींस भी कर चुका है। फिलीपींस में एक महान करप्ट आदमी था मार्कोस, उसकी पत्नी उससे भी ज्यादा करप्ट, इमेल्डा मार्कोस। हजारों गाउन, हजारों जूते पैर में, पता नहीं क्या क्या सब उसने, हजारों की संख्या में, 100-200 की बात नहीं, हजारों की संख्या में। और उसके घर में क्या क्या नहीं निकला जब छापा पड़ा। मार्कोस भागा, फ्रांस गया, वहां उसकी हार्ट अटैक में मृत्यु हुई। इमेल्डा भी देश छोड़कर भागी, विदेश में जाके रही। कोरोजान एक्विनो प्रेसिडेंट बनी मार्कोस के तुरंत बाद। कोरोजान एक्विनो ने यही किया कि जितना पैसा मार्कोस का स्विस बैंकों में पड़ा है वो सब नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, और जैसे ही वो नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुआ, सारा का सारा फिलीपींस के ऊपर जो परदेशी कर्जे का ब्याज और कर्ज चुकाना था उसने चुका दिया। ये उन्होंने किया, ये ब्राजील में भी हो चुका। तो अगर ब्राजील कर सकता है, जायरे कर सकता है, फिलीपींस कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? और ये करने की जरूरत है। और ये होगा कैसे? मैंने फिर आपसे कहा कि आपने जो रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजा उनसे ये काम करवाइए। आप बिल ड्राफ्टिंग मैं करता हूं, इसकी भाषा कैसी होगी वो मैं बता सकता हूं, लेकिन आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को तैयार करिए कि वो पार्लियामेंट में चाहे तो सरकार की तरफ से विधेयक पेश कराए, नहीं तो किसी भी एमपी को अधिकार है वो व्यक्तिगत विधेयक भी पेश कर सकता, पर्सनल बिल भी ला सकता। और कई बार पर्सनल बिल कानून बने हैं इस देश में, कोई ऐसा नहीं है कि पर्सनल बिल हमेशा रिजेक्ट होते हैं। कई बार अगर सीरियस है पर्सनल बिल और उसके पीछे की तैयारी बहुत सीरियस है, डिबेट बहुत सीरियस है, तो कानून बन सकता है। और ये इस देश की रास्ते, इस देश की सरकार के हाथ में एक नया रास्ता आ सकता है, क्योंकि आर्थिक पाबंदी लगी है, सरकार भी चाहती है कई नए नए रास्ते दिखाई दें जिसमें से देश को बाहर निकालने का तरीका मिले। तो ये एक रास्ता हो। एक और रास्ता है, वो रास्ता ये है कि अभी अभी अमेरिकन पार्लियामेंट ने 3 महीने पहले एक कानून पारित किया,
उस कानून का नाम है बाय अमेरिकन एक्ट, माने अमरीकी माल खरीदो, इसके लिए कानून बना दिया बिल क्लिंटन ने। और वो कानून जुलाई से लागू हो गया, होने जा रहा, साइन हो गए हैं बिल क्लिंटन के, सेनेट ने पास कर दिया है, कांग्रेस ने अप्रूवल दे दिया, तो अभी वो कानून जुलाई से लागू होगा। कानून क्या है? पूरे अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, हमारे यहां 27 स्टेट्स हैं, अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। तो 50 स्टेट्स की सरकार जुलाई 1998 से ऐसा कोई भी सामान नहीं खरीदेगी जो परदेशी कंपनियों का होगा। हाँ, 50 स्टेट की अमरीकी सरकारें वही सामान खरीदेंगी जो अमरीकी कंपनियों का बनाया होगा। माने वो चाहते हैं कि उनके देश में स्वदेशी की बिक्री ज्यादा हो। और बिल क्लिंटन ने जिस दिन इस कानून पर हस्ताक्षर किए, उस दिन उन्होंने जो सेनेट में भाषण दिया है, वो भाषण की एक ही लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इसी कानून के माध्यम से हम अमेरिकन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बाय अमेरिकन एक्ट ला सकते हैं, तो भारतीय डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बाय इंडियन एक्ट क्यों नहीं आ सकता पार्लियामेंट? अगर अमेरिका बाय अमेरिकन एक्ट बना सकता है तो हम हमारे पार्लियामेंट में बाय इंडियन एक्ट क्यों नहीं बना सकते? और भारत की सरकार क्यों नहीं हमारे 27 प्रदेशों की सरकार को मजबूर कर सकती इस बात के लिए कि सरकारी स्तर पर जितनी खरीद उन्हें करनी पड़ती है वो सिर्फ स्वदेशी कंपनियों की ही होगी। मतलब मेरे कहने का यह है कि दुनिया में जो भी अमीर देश हैं तथाकथित, वो सब अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देते हैं। और दुनिया के सारे अमीर देश अगर अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, अपने घरेलू उद्योगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं हमारे घरेलू उद्योगों को प्रोटेक्शन दें? और अगर हम हमारे घरेलू उद्योगों को प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो कोई बाहर का आदमी आके हमारे उद्योगों को प्रोटेक्शन देने वाला है। एक रास्ता यह भी है। तो ये कुछ रास्ते हैं जो मैं बता रहा हूं कि इस भयंकर मंदी की हालत से, देश की अर्थव्यवस्था की जो गिरावट है उससे देश को बाहर लाया जा सकता है। तो ये रास्ते हैं जो सरकारी स्तर पर होंगे, पार्लियामेंट के स्तर पर होंगे, आपके एमपीज एमएलए के माध्यम से होंगे, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से होंगे। कुछ एक रास्ते और हैं जो जनता के स्तर पर होंगे, आपके स्तर पर होंगे, मेरे स्तर पर होंगे, हम सबके स्तर पर होंगे। तो हमारे आपके स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, वो एक बात मुझे आपसे और कहनी है। आप जानते हैं कि अमेरिका ने भारत पर आर्थिक पाबंदी लगा दी है और जापान ने भी उसके देखा देखी आर्थिक पाबंदी भारत के ऊपर लगा दी है। क्यों लगाई है? क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने 5 अणु विस्फोट किए। भारत के वैज्ञानिकों ने 5 अणु विस्फोट किए हैं। इस पर हमारे देश में हम बहस कर सकते हैं कि ये ठीक है या गलत है। इस बहस को हम हमारे देश में चला सकते हैं, पार्लियामेंट के लेवल पर भी चला सकते हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी चला सकते हैं कि ये हमने ठीक किया या नहीं किया, गलत किया कि नहीं किया, ये एक बहस है। इसको हम हमारे देश में चला सकते हैं। अमेरिका कौन होता है ये कहने वाला कि ये आपने गलत किया? हमने हमारे देश की जमीन पर कुछ किया है, हमारे संसाधनों का इस्तेमाल किया है, हमारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, हमारे वैज्ञानिकों का इस्तेमाल किया है। हमने सही किया है, गलत किया है, ये तय करने का अधिकार हमको है। अमेरिका कौन होता है ये कहने वाला कि आपने ये गलत किया? और वो अमेरिका इसको गलत कह रहा है जिस अमेरिका ने आज तक 1047 आणविक विस्फोट किए। हमने सिर्फ 6 किए, उन्होंने 1047 किए। हमारे सारे के सारे आणविक विस्फोट जमीन के अंदर हुए। अमेरिका ने तो अपने दोनों के दोनों अणु विस्फोट जापान के लोगों पे किए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के लोगों पे गिरा दिया था एटम बम और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के लोगों पे गिरा दिया था। तो अमेरिका ने अपने दोनों के दोनों शुरू के अणु विस्फोट जापान के लोगों के ऊपर किए और क्या नतीजा निकला? अब तक 6.5 लाख जापानी उन 2 विस्फोटों के कारण मर चुके हैं। इतना बड़ा नुकसान हुआ। और आज भी जापान में उन दोनों विस्फोटों की कहानी ताजा है, याद जिंदा है, क्योंकि उन विस्फोटों के कारण जो रेडिएशन हो रहा है, जो विकिरण हो रहा है, वो आज तक रुका नहीं है। वहां बच्चे आज भी विकलांग पैदा होते हैं। तो जिस अमेरिकी सरकार ने अपने दोनों के दोनों एटम बम जापान के लोगों के ऊपर गिराए, लाखों लोगों को मार दिया, उस अमेरिका को यह कहने का अधिकार किसने दिया है कि भारत सरकार ने यह ठीक नहीं किया, गलत किया? और दुनिया के जितने देश हमको कह रहे हैं कि आपने ये गलत किया है, दुर्भाग्य से वो सारे देश विस्फोट कर चुके हैं। ब्रिटेन ने कहा ये गलत किया है, ब्रिटेन ने खुद किया है।
फ्रांस ने कहा यह गलत किया है, फ्रांस ने खुद किया है। रूस की सरकार ने कहा यह गलत किया है, खुद रूस की सरकार ने 700 से ज्यादा विस्फोट किए। चीन की सरकार ने कहा कि यह गलत किया है, खुद चीन की सरकार ने 47 विस्फोट किए। और पिछली बार आपको याद होगा कि जब सीटीबीटी की बात चलती थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात चलती थी, उस समय नेगोशिएशन चल रहे थे जिनीवा में। चीन की सरकार रोज एक एटॉमिक डिटोनेशन करती थी, रोज एक परीक्षण करती थी। सारे सीटीबीटी और सारे एनपीटी के लोगों को धक्का बताते हुए चीन रोज एक परीक्षण करता था। अमेरिका रोज घोषणा करता था कि हम चीन के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, चीन उसके बाद 2 परीक्षण और करता था कि लगाओ पाबंदी। अंत में नतीजा यह निकला कि चीन के ऊपर अमेरिका पाबंदी लगाते 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 वहां पहुंच गया कि उसने चीन को अपना सबसे अच्छा दोस्त घोषित कर दिया। मोस्ट फेवर्ड नेशन है चीन अमेरिका का। ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट अमेरिका चीन को ही देता है इस समय, और किसी को नहीं देता। तो आज अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त चीन है, जो खुद 43 से ज्यादा अणु बम फोड़ चुका है और धमाके कर चुका। और आप जानते हैं कि चीन के साथ हमारा जो झगड़ा, 72,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चीन के कब्जे में। जब लड़ाई हुई थी चीन और भारत की, तो भारतीय सेनाओं को वापस बुला लिया गया था बॉर्डर से। इतिहास की वो दुर्घटना हम कभी भूल नहीं सकते। बजाय ये आदेश देने के कि जाओ और लड़ो, भारत के प्रधानमंत्री ने सीमा पर से सैनिकों को वापस बुला लिया था नॉर्थ ईस्ट में। और फिर नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने लाठियों से चीन के सिपाहियों की पिटाई की थी, अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने और तमाम मणिपुर के लोगों ने। और ये तो उनका, आप बहादुरी को सलाम करिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों की बहादुरी को, कि चीन ने उस समय पूरा नॉर्थ ईस्ट नहीं हड़प लिया, थोड़ा कराकोरम का हिस्सा ही हमारा गया, 72,000 वर्ग मील जमीन गई। भारतीय सेनाओं ने तो सरेंडर कर दिया था, वापस भाग आए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबको वापस बुला लिया था। पार्लियामेंट में बहस आई एक दिन, और बहस ये चली कि 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चीन के कब्जे में चली गई। तो पंडित नेहरू ने जवाब दिया कि चले जाने दीजिए, वो जमीन तो बेकार थी, उस पर कुछ होता नहीं था, घास का एक तिनका भी नहीं उगता था, वो सारी की सारी बंजर जमीन थी। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खड़े होकर पूछा कि पंडित, तब तो तुम्हारी खोपड़ी भी बेकार है, क्योंकि इस पर एक घास का तिनका नहीं। अगर हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन पर घास का एक टुकड़ा नहीं है, तो क्या काट के हम दूसरों को दे देंगे? तो इस हिसाब से तुम्हारी खोपड़ी भी काट के दे दो चीन को, क्योंकि इससे एक भी बाल नहीं उगता, ये भी बेकार हो गई है। पंडित नेहरू के पास कोई जवाब नहीं था, और वो समस्या जस की तस है। आज तक हम चीन की सरकार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तय नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ी त्रासदी इस देश की। हमारी विदेशी कूटनीति की सबसे बड़ी विफलता अगर पिछले 50 साल में कोई है, तो चीन की सरकार के साथ हम हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं खींच पाए। वो एक लाइन है जिसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं, वो मैकमोहन लाइन बिल्कुल इमेजिनरी है, जमीन पर कहीं नहीं है। और आज तक ये तय नहीं हो पाया कि ये चीन का हिस्सा है कि ये भारत का हिस्सा। वैसी स्थिति में चीन बराबर धमाके करता रहे और पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी बेचता रहे। पाकिस्तान ने गौरी का परीक्षण किया, हमसे पहले किया, और चीन की सरकार ने घोषणा की कि हमने उनको मदद की है। अमेरिका के CIA के लोगों ने कहा कि उन्होंने मदद की है, बिना उनकी मदद के ये नहीं है। तो भारतीय वैज्ञानिकों को लगा तो उन्होंने भी कुछ किया। अब वो गलत है सही है, ये एक अलग बहस का प्रश्न है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बहस ये है कि अमेरिका कौन होता है ये तय करने वाला कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन्होंने तो खुद कभी अपने ऊपर संयम नहीं बरता। 1047 से ज्यादा परीक्षण किए और उसके बाद उन्होंने जापान के लोगों को मार दिया लाखों की संख्या में। तो अमेरिका की तकलीफ क्या है? अमेरिका की तकलीफ ये नहीं है कि भारत के वैज्ञानिकों ने ये परीक्षण क्यों किया। अमेरिका की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि भारत के वैज्ञानिकों ने ये परीक्षण किया और अमेरिका को पता तक नहीं चला। हाँ, उनके 2 सैटेलाइट हैं जो हमारे देश में जासूसी कर रहे हैं, और उनके 2 सैटेलाइट के अलावा CIA के हजारों एजेंट हैं जो भारत के एक एक चप्पे की जासूसी करने के लिए उन्होंने लगाए हुए हैं। तो उनकी तकलीफ यह है कि हजारों CIA के एजेंट और अमेरिका के 2 सैटेलाइट ये बता नहीं पाए कि भारत के वैज्ञानिक क्या करने जा रहे हैं पोखरण में। ये CIA के मैनेजिंग डायरेक्टर ने स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि हमारा सबसे बड़ा फेलियर ये था कि हम पता ही नहीं लगा सके कि भारत के वैज्ञानिकों ने क्या किया। इसका मतलब ये भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता है कि उन्होंने पता ही नहीं लगने दिया वो क्या करने जा रहे थे। इतने बड़े जासूसी के तंत्र के भारत में होने के बावजूद उन्होंने पता नहीं लगने दिया कि वो भारत में क्या करने।
अभी CIA के एजेंट ने एक दूसरी खबर और दी, बड़ी मजेदार, कि अमेरिकन सैटेलाइट ने यहां से सूचना भेजी थी अमेरिका में कि भारत के वैज्ञानिकों ने क्या किया। तो वॉशिंगटन में सूचना जो गई वो ये थी कि पोखरण में धरतीकंप हो गया, भूकंप हो गया। तो अमेरिका के वैज्ञानिक चादर तान के सो गए कि पोखरण में भूकंप हुआ, धरतीकंप तो होते ही रहते हैं, भूकंप तो होते ही रहते हैं। उन्होंने कुछ कार्यवाही नहीं की। ये तो उनको तब पता चला जब भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि धरतीकंप नहीं, वहां पे अणु परीक्षण किया, तब बिल क्लिंटन के पेट में दर्द पैदा हुआ कि ये हो कैसे गया। तो उनकी तकलीफ ये है और कोई दूसरी तकलीफ नहीं। और दूसरी तकलीफ उनकी क्या है कि आज भारत के वैज्ञानिकों ने परीक्षण किए हैं, इनमें 3 परीक्षण हाइड्रोजन बम वाले हैं और 2 परीक्षण एटॉमिक बम वाले हैं। इसका माने हमारे वैज्ञानिक हाइड्रोजन बम भी बना सकते हैं और एटॉमिक बम भी बना सकते हैं और सफलतापूर्वक बना सकते हैं। अमेरिका को तकलीफ यह है कि भारत के वैज्ञानिकों ने यह बम बनाकर अगर बेचना शुरू कर दिया तो अमेरिका की दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक अगर बम बनाएंगे, कल्पना करिए थोड़ी देर के लिए, तो 1 करोड़ रुपए का खर्च आता है उसका। अमेरिका में बम बनता है तो करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं और क्वालिटी में उतना ही अच्छा है जितना अमेरिका का बम। तो अगर हम दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापारी बन के चले गए बम के, जो आज अमेरिका है, तो उनको खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए उनका धंधा ना बंद हो जाए, ये उनकी चिंता है। और तीसरा, बिल क्लिंटन का खून जल रहा है उस दिन से जिस दिन से हमारे देश के पुणे के सीडेक के वैज्ञानिकों ने परम 10,000 बनाए, तब से उनका खून जल रहा है। पहले पुणे के सीडेक के वैज्ञानिकों ने परम बनाया बिना अमेरिकी मदद के, बिना किसी मल्टीनेशनल की मदद के। राजीव गांधी गए थे अमेरिका से सुपर कंप्यूटर मांगने, अमेरिका ने मना कर दिया था। उसके बाद सीडेक के वैज्ञानिकों ने काम शुरू किया था और रात दिन मेहनत करके परम बनाया सुपर कंप्यूटर, और अब परम से 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर परम 10,000 बना लिया। और अभी दुनिया में परम 10,000 लेवल के कंप्यूटर सिर्फ 3 देशों के पास हैं, या तो भारत, या तो अमेरिका, या तो जापान। तो हम परम 10,000 बना चुके हैं बिना अमेरिकी मदद के, बिना अमेरिकी कंपनियों की मदद के। तो अमेरिका के पेट में दर्द है और उनका खून जल रहा कि भारत के वैज्ञानिक बिना हमारी मदद के ये सब करते चले जा रहे हैं। भारत धीरे धीरे स्वावलंबी हो जाएगा, परावलंबन छोड़ देगा, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। और आप जानते हैं दुनिया में जो चौधरी बनने की कोशिश करता है वो किसी को सेल्फ सफिशिएंट नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि सब देश उसके रास्ते में कटोरा लेकर खड़े रहे, उससे भीख मांगने के लिए आए। वो स्थिति अब हमारी नहीं रहेगी। ये उनकी तकलीफ सबसे ज्यादा है और इन तकलीफों को समझना चाहिए। इसलिए बिल क्लिंटन बौखलाए हुए हैं और उस बौखलाहट में बिल क्लिंटन ने आर्थिक पाबंदी की घोषणा की है। हालांकि यही आर्थिक पाबंदी चीन के ऊपर भी लगानी चाहिए, ब्रिटेन के ऊपर भी लगानी चाहिए, फ्रांस के ऊपर भी लगानी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की सरकारों पर भी लगानी चाहिए जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी दुनिया के लोगों को बेचते रहते हैं। और यही पाबंदी अमेरिका को उन सभी देशों पर लगानी चाहिए जो उनके मित्र देश हैं। वो तो उन्होंने नहीं किया, सिर्फ भारत के ऊपर पाबंदी लगाई है क्योंकि वो बौखलाहट है। अब प्रश्न ये है लोगों के मन में कि राजीव भाई ये आर्थिक पाबंदी लग गई, इसका नुकसान क्या होगा? अमेरिका द्वारा लगाई गई भारत के ऊपर जो आर्थिक पाबंदी है उसका कितना नुकसान हमारे देश पर होगा, उसका रुपए में हिसाब मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले एक दूसरा हिसाब मैं आपको बता दूं। हमारे देश में 40 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और इन 40 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों की एक एक दिन की तनख्वाह अगर हम इकट्ठी कर लें, 40 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों की एक एक दिन की सैलरी अगर पूरी इकट्ठी कर लें एक जगह, तो वो अमेरिका द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदी के बराबर है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका से हमारे देश को कोई बहुत मदद नहीं आती। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, कुछ बहुत ज्यादा मदद नहीं आती। और अमेरिका ने पाबंदी क्या लगाई है एक्चुअली? 1994 में अमेरिका में एक कानून बना था। उस कानून के आधार पर अमेरिका उन देशों में मदद देना बंद कर देता है, एड देना बंद कर देता है जो आणविक परीक्षण करते हैं। तो अमेरिका से एक साल में हमारे देश को जो मदद आती है वो उतनी ही है जितनी हमारे 40 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी। तो क्या 40 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी एक दिन की सैलरी डोनेट नहीं कर सकते? माने अमेरिका द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदी का क्या असर होने वाला है? हम केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कहेंगे कि 364 दिन की सैलरी ले लो, एक दिन की सैलरी दे दो, इतना तो हो ही सकता है।
और ये हो रहा है। मैंने आपको बताया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के कर्मचारियों ने घोषणा की है, जनता सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने घोषणा की है, और ऐसी कई डिपार्टमेंट्स के लोगों ने घोषणाएं की हैं कि वो अपनी तनख्वाहें दान करेंगे। इससे भी आगे एक दूसरी बात है कि अमेरिका और जापान द्वारा जो लगाई गई आर्थिक पाबंदियां हैं, हमारे देश में जितने नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं जो विदेश में रहते हैं, भारत के हैं, परदेशों में रहते हैं, जिनको हम नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहते हैं, वो सारे के सारे नॉन रेजिडेंट